अगले 40 मिनट कहीं मत जाइएगा। मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल नए अंदाज में शुरू हो चुका है, वो भी देश, दुनिया और राज्यों की खबरों की नई डोज के साथ। शुरुआत उस खबर से जिसने दुनिया को परेशान कर दिया है। चीन के नए वेरिएंट की वजह से जापान में लाशों के बिछने का सिलसिला शुरू हो गया है। चीन वाला वेरिएंट जापान में त्राहिमाम मचा रहा है। वायरस का नया वेरिएंट वर्ल्ड टूर पर निकल चुका है, हो जाइए सावधान। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 420 मौत दर्ज की गई है। ये जापान में अभी तक कोरोना से एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जापान में कोरोना के हालात देखकर ये माना जा रहा है कि चीन से निकलकर कोरोना का नया वेरिएंट पूरी दुनिया में फैलने लगा है। जापान ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का नया एपिसेंटर बन चुका है। जापान में आज अभी तक 1,92,063 केसेस सामने आए हैं और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक बीते 2 दिनों में कोरोना से 835 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में जापान में कोरोना के 2,16,219 नए मामले सामने आए, जो एक हफ्ते पहले के मुकाबले 4% ज्यादा है। वहीं मंगलवार को जापान में कोरोना के 2,08,248 नए मरीज सामने आए थे। इसका मतलब 2 दिन में कोरोना के 4.25 लाख नए मरीज आ चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी तक कुल मिलाकर जापान में 2,80,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 55,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के लिए जापान सीधे तौर पर चीन के नए वेरिएंट को जिम्मेदार मान रहा है और ये बात खुद जापान के पीएम कह भी चुके हैं। जापान में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में वहां से जो जानकारी सामने आ रही है वो हर स्तर पर अलग अलग है। ऐसे में सही हालात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसके चलते जापान की चिंता बढ़ गई है। हालांकि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जापान ने भी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। चीन से आने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट जरूरी है। लेकिन चिंता ये है कि कोरोना वायरस का एक बार फिर बढ़ना इन पाबंदियों के बाद भी दिखाई दे रहा है। जापान में कोरोना की 8वीं लहर आई है, जिसमें रोज 2 लाख से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दिक्कत इस बात की भी है कि जापान में टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है और अगर लोकल लेवल पर संक्रमण बढ़ा तो फिर ये वायरस वर्ल्ड टूर पर निकल जाएगा। निकल गया है ना। जाहिर है वायरस के न्यू वेरिएंट पर दुनिया में इमरजेंसी जैसे हालात है। खतरा और बड़ा हो गया है। वायरस का सब वेरिएंट इंसानी ब्रेन को डैमेज कर रहा है। ये नई रिपोर्ट फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने रिलीज की है। इस रिपोर्ट से दुनिया का डरना लाजमी है। वायरस का सब वेरिएंट इतना पावरफुल हो चुका है कि अब इंसानी दिमाग को डैमेज कर रहा है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट पर नई रिसर्च में दावा किया गया है कि श्वसन प्रणाली को ये संक्रमित कर रहा है। वायरस तेजी से ब्रेन को टारगेट कर रहा है। न्यू वेरिएंट BA.1 वेरिएंट से कहीं ज्यादा घातक है। नया वेरिएंट दिमाग में सूजन बढ़ा रहा है। सब वेरिएंट से लोगों का वजन तक घट रहा है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि BA.1 के सब वेरिएंट इंसेफेलाइटिस के साथ मृत्यु दर को भी बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर वायरस का सब वेरिएंट कितना खतरनाक है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में QIMR बर्गाफर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस खतरे पर रिसर्च की है। इसमें दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट और ताकतवर हो चुका है। ऐसे में दुनिया को सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि रिसर्च में इस बात का दावा भी किया गया है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आगे लोगों को कम नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट फैल रहा है उसने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है। रिसर्च में ये दावा किया गया है कि वैक्सीन की डबल डोज जिन लोगों को लग चुकी है या फिर जो लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं उन पर ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट का असर कम होगा। यानी ऐसे लोगों की जान जाने या किसी तरह की दिमागी बीमारी से जूझने के चांस बेहद कम है और इसीलिए आपका बूस्टर डोज लेना बहुत जरूरी है। ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है ये दूसरे मुल्कों में कैसे बेचैनी बढ़ा रहा है उसे समझ लीजिए। चीन से इटली पहुंची फ्लाइट्स में आधे से ज्यादा मुसाफिर संक्रमित मिल चुके हैं। अमेरिका ने चीन के यात्रियों के लिए नई पाबंदियां लागू कर दी है। अब ये डर अपने देश में भी नजर आने लगा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 40 दिन हमें बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। कोरोना का मीटर एक बार फिर 200 वाले फिगर को पार कर चुका है। देश में कोरोना के 268 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि कल 188 केसेस थे। अब एक्टिव केस 3,552 हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। मगर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चीन का नया वेरिएंट जिस तरह से बिहेव कर रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में खतरा बढ़ सकता है। अगले 40 दिन सावधान रहने की जरूरत है।
भारत सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है, इसीलिए लगातार सिचुएशन को रिव्यू किया जा रहा है। आज ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने नया ऑर्डर जारी किया है। नए साल से कुछ देशों के इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं। चाइना, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड में पैसेंजर्स के लिए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट जरूरी है। 1 जनवरी 2023 से इन देशों के यात्रियों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट यात्रा करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस बार कोरोना का संक्रमण लोगों के लिए ज्यादा गंभीर नहीं है और ऐसे में अगर कोरोना की कोई नई लहर आती भी है तो मरीजों की मौत और उनके अस्पताल में एडमिट होने की संख्या काफी कम रहेगी। हम डे 1 से कह रहे हैं ना कि चीन इस मामले में बहुत माहिर है, वो छुपाता है, आंकड़े छुपाता है, सच छुपाता है। 2019 में याद कीजिए, जब चीन में वायरस विस्फोट हुआ था तब चीन ने 174 केसेस छुपाए थे। क्यों छुपाए थे? यूएस सीनेट और WHO ने चीन के इसी भ्रमजाल को एक बार फिर से एक्सपोज किया है। चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब हाल ही में बीजिंग सरकार ने कोरोना के आंकड़े महीने में सिर्फ एक बार जारी करने का फैसला किया। वैसे आंकड़ों पर पर्दा डालने की चीन की पुरानी बीमारी है। साल 2019 में जब चीन में कोरोना विस्फोट हुआ था तब चीन ने दुनिया को अंधेरे में रखा था। WHO और यूएस सीनेट को शक है कि अपनी गलती छिपाने के लिए 2019 में चीन ने पहले 174 केस दुनिया से छिपाए। चीन की गलती की वजह से वायरस पूरी दुनिया में फैला। यूएस सीनेट का दावा है कि चीन नहीं चाहता कि उसके यहाँ हो रहे कोरोना विस्फोट की भनक दुनिया को लगे और चीन को दुनिया का विरोध झेलना पड़े। दिसंबर 2019 में जब चीन में कोरोना वायरस फैला तब 174 केस पहले ही दिन रिपोर्ट हुए थे, लेकिन चीन ने इन आंकड़ों को दुनिया से छिपा लिया। ऐसा इसलिए किया ताकि चीन अपनी गलती पर पर्दा डाल सके, लेकिन चीन की ये भूल दुनिया के लिए विनाशक साबित हुई। लेकिन चीन की चोरी पकड़ी गई। दरअसल जनवरी 2021 में WHO ने इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम बनाई थी। टीम को यह पता लगाना था कि आखिर कोरोना का वायरस आया कहां से। उस वक्त भी यह जानकारी सामने आई थी कि चीन शुरुआती मरीजों का रॉ डेटा छिपा रहा है। उधर अमेरिकी सीनेट की हेल्थ, एजुकेशन, लेबर एंड पेंशन्स पर बनी कमेटी की अक्टूबर 2022 में आई अंतरिम रिपोर्ट भी यही कहती है कि चीन इस मामले में दुनिया से तथ्य छिपा रहा है। साफ है, चीन ने जैसा 2019 में दुनिया को वायरस पर गुमराह किया, ठीक 3 साल बाद चीन उसी फॉर्मूले को आजमाकर दुनिया से वायरस सुनामी को छिपा रहा है। अच्छा, सिर्फ आंकड़े छिपा नहीं रहा है, ये तो झूठी रिपोर्ट्स भी पहुंचा रहा है। चीन की सोशल एक्टिविस्ट ने ये दावा किया है कि चीन की कोरोना रिपोर्ट्स पर भरोसा मत कीजिए। हालांकि खबर ये भी है कि कोरोना का सीधा असर अब ज्वेलरी मार्केट पर भी दिखने लगा है, जिसके चलते सोने और चांदी के दाम बढ़ गए हैं। कोरोना के खतरे के बीच इन्वेस्टमेंट के सेफ रास्ते तलाशने वाले ज्वेलरी मार्केट का रुख करने लगे हैं। इसका नतीजा ये है कि वहाँ तेजी का ट्रेंड दिखाई देने लगा है। पिछले 7 दिनों में लगातार चढ़ते चढ़ते 1 तोला सोने की कीमत 52,000 रुपए से बढ़कर 54,000 रुपए तोला के पार हो गई है। मतलब 7 दिन में 1 तोला सोने का भाव 2,000 रुपए चढ़ गया। यही हाल चांदी का है। कोरोना के डर ने चांदी की चमक भी बढ़ा दी है। पिछले 7 दिनों में चांदी का भाव भी थोड़े बहुत करेक्शन के साथ लगातार चढ़ता रहा। 1 किलो चांदी की कीमत 66,000 रुपए हो गई है, जबकि पिछले हफ्ते इसका भाव 64,000 रुपए प्रति किलो था। मतलब चांदी की कीमत भी प्रति किलो 2,000 रुपए तक बढ़ गई है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी कोरोना आते आते सोने और चांदी का भाव बढ़ गया था। जैसे ही वैक्सीनेशन होने के बाद हालात संभले, ये सस्ता होने लगा था। 2019 में कोरोना महामारी के पहले 1 तोला सोने की कीमत 37,950 रुपए थी। जून जुलाई 2020 में महामारी के दौरान सोना 58,000 प्रति तोला के भाव तक बिका था, लेकिन 2021 में वैक्सीन आने के बाद 1 तोला सोने का भाव गिरकर 46,350 रुपए हो गया था। पिछली बार कोरोना महामारी के दौरान सोने की तरह चांदी ने भी तेजी पकड़ी थी और कोरोना फैलने के डर के बीच सर्राफा बाजार एक बार फिर वही ट्रेंड दोहराता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वायरस से बचने के लिए आपको डोज लेना बहुत जरूरी है। अब एक और डोज जो यहाँ पर कुदरत की तरफ से मिल रही है वो हैरान करने वाली है, और वो डोज इसलिए मिल रही है क्योंकि इंसान मानने को तैयार नहीं हुआ था। ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अमेरिका और कनाडा के अलग अलग इलाकों की। फिलहाल जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कनाडा की तस्वीर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा आपको
आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये कोई सेट तैयार किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक घर, दो घर, तीन घर, एक के बाद एक आप देखिए बर्फ में पूरी तरीके से ढक चुके हैं। आगे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नक्काशाई की हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये परेशानी का सबब है उन तमाम लोगों के लिए जो इन इलाकों में रह रहे हैं। कनाडा में स्नो स्टॉर्म से मची तबाही की अब ये खबर। कनाडा से आई एक तस्वीर हैरान करने वाली है। ऐसा लगता है किसी ने फिल्म की शूटिंग के लिए सेट बनाया। कई लोग इसे आइस टाउन का नाम दे रहे हैं, लेकिन असलियत में ये कनाडा का ओंटारियो नाम का इलाका है, जहां करीब करीब सभी घर बर्फ में ढके हुए नजर आए। ड्रोन कैमरे से शूट हुआ ये वीडियो कुदरत का कहर बयां कर रहा है। कई लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। कई इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज ने इसे फ्रंट पेज पर जगह दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर नियाग्रा इलाके पर हुआ। यहाँ पर लेक इफेक्ट और तूफानी हवाओं के चलते बर्फ का दायरा बढ़ता चला गया। ओंटारियो के फोर्ट एरी के पास से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर झील के सामने वाले घरों पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी। हालात ये है कि अथॉरिटीज ने भारी बर्फबारी के बाद यहाँ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फीले तूफान के वक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और इन्हीं हवाओं के चलते झरने का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, जो पल भर में ही जमने लगा। इस घटना को फ्लैश फ्रीज बताया गया। अब कई लोग खुद बर्फ हटाने में जुट गए हैं, जबकि कई लोग एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। बर्फबारी के चलते हजारों लोगों के घरों की बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। ये कनाडा का हाल आपने देखा। अमेरिका में तो 1 लाख घरों की बत्ती जो है वो गुल हो गई है। सदी का सबसे खतरनाक बर्फीला तूफान रफ्तार पर ब्रेक लगा चुका है। ये आप तस्वीरें देखिए। ये वहां अलग अलग एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम लोग हैं। कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लिए घंटों खड़ी नजर आ रही है। कोई बुजुर्ग अपने बच्चों से मिलने के लिए कई दिनों से यहाँ पर अटका हुआ है। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी है। लाखों लोग इस वक्त हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। अमेरिका के कई इलाकों में तूफान नए सिरे से चेतावनी की घंटी बजा रहा है। लिहाजा फ्लाइट्स के कैंसिल होने का जो सिलसिला तूफान के साथ शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। अमेरिका में अब तक 14,500 फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी है। नतीजा ये है कि अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। इनमें छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये लोग किसी तरह टर्मिनल्स पर अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये टाइम इनके लिए बहुत सख्त है। फिलहाल अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वहां अब भी सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल की जाने वाली हैं। इनमें से सबसे ज्यादा उड़ान अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइन साउथ वेस्ट की है। इसके सीईओ बॉब जॉर्डन ने उड़ानें रद्द होने के लिए यात्रियों से माफी मांगी और कहा कि तूफान में रास्ते बंद होने के चलते उनके ज्यादातर पायलट्स पहुंच ही नहीं पाए हैं, लेकिन नाराज लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मुआवजा मांगने वालों का साथ दे रहे हैं। बाइडेन ने कहा है फ्लाइट्स कैंसिल होने के लिए एयरलाइंस को जवाबदेह ठहराने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी इतिहास के सबसे खतरनाक तूफान की चपेट में आकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कई लोग सफर में थे और गाड़ियों में ही फंसकर जान गंवा बैठे। इन्हीं में से एक थी न्यूयॉर्क की 22 साल की एंडल टेलर। जिस वक्त बर्फीला तूफान आया उस वक्त टेलर घर लौट रही थी, लेकिन उनकी कार रास्ते में ही फंस गई। टेलर ने इस दौरान घर वालों को तूफान का वीडियो भी भेजा, अपनी हालत के बारे में भी बताया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंच पाया। 18 घंटे बाद जब किसी तरह एंडल को खोजा गया तो वो कार में जम चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। और अगर यहाँ का रुख करें, तुनिशा केस जो है वो हर किसी को अभी परेशान किए हुए हैं। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की खुदकुशी का मामला कम तकलीफदेह नहीं रहा है, क्योंकि इससे जुड़ी जो बातें अब सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। तुनिशा से शिजान के ब्रेकअप की टाइमिंग पर सवाल है, क्योंकि जिस वक्त शिजान ने रिश्ता तोड़ा उससे ठीक पहले दोनों की शादी की प्लानिंग हो रही थी। तुनिशा के परिवार के करीबियों ने दावा किया है कि इन दोनों की शादी वाली प्लानिंग के बारे में दोनों के घर वालों को भी पता था। यही वजह है कि शिजान अक्सर तुनिशा के घर जाता था, जहां वो 4 से 6 दिन रुक भी जाया करता था। कई बार तुनिशा भी शिजान के घर चली जाती थी। तुनिशा की मां भी शिजान के परिवार वालों से मिलने जाया करती थी। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि शिजान और तुनिशा शादी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच शिजान ने अचानक रिश्ता तोड़ दिया। बताया ये जा रहा है कि शिजान के इसी बर्ताव से दुखी होकर तुनिशा ने खुदकुशी कर ली, लेकिन अब तुनिशा के घर वालों का कहना है कि शिजान तुनिशा को धोखा दे रहा था। शिजान ने सुसाइड से कुछ देर पहले ही या कुछ देर बाद अपनी चैट्स जो है डिलीट की हैं, जो कि उसकी दूसरी लड़कियों के साथ चैट थी। कुछ तो हुआ है उस 15 मिनट में। अगर वो सच्चा है या सही था तो उसको चैट डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
दावा किया जा रहा है कि शिजान का फोन भी उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड का सुराग दे रहा है और अब तक पुलिस के हाथों जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक शिजान कई लड़कियों के संपर्क में था। बहरहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर मामले की जांच कर रही है और जो भी सच होगा वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। इसी सुसाइड केस में पुलिस ने सॉलिड एविडेंस मिलने का दावा किया है। सुसाइड स्पॉट से पुलिस को एक कागज का टुकड़ा मिला है जिसमें तुनिशा और शिजान से जुड़े कई राज दफन हैं, ये बताया जा रहा है। कागज के उस टुकड़े की केमिस्ट्री चौंकाने वाली है। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की सुसाइड मिस्ट्री में कागज के एक टुकड़े की एंट्री हुई है। इसमें तुनिशा और शिजान से जुड़े कई राज बेपर्दा होने के दावे हैं। पुलिस का दावा है कि तुनिशा शिजान से ब्रेकअप के बाद भी नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को सीरियल अली बाबा के सेट से कागज का एक टुकड़ा मिला था। सुसाइड स्पॉट से पुलिस के हाथ जो कागज का टुकड़ा लगा उसमें क्या कुछ लिखा है इसका डिटेल पुलिस ने शेयर किया है। पुलिस की माने तो कागज के टुकड़े के बैक साइड पर हार्ट बना हुआ है। कागज पर ही अंग्रेजी में शिजान लिखा हुआ था और इसके नीचे लिखा था तुनिशा और उसके नीचे लिखा हुआ था He is blessed to have me as a co-actor. वूहू। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि भले ही शिजान और तुनिशा का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन जो कागज का टुकड़ा पुलिस को मिला है उससे ये साफ जाहिर नहीं होता है कि तुनिशा ब्रेकअप के बाद भी बिल्कुल भी पैनिक थी। सुसाइड स्पॉट से पुलिस को कागज के टुकड़े के अलावा एक नीले रंग का और एक ब्लैक कलर का आईफोन मिला है। खास बात यह है कि एप्पल के ब्लैक कलर के मोबाइल फोन के पीछे कुछ स्क्रैच भी पुलिस को मिले हैं। कागज की केमिस्ट्री को डिकोड करने के साथ ही अब पुलिस तुनिशा के दोनों मोबाइल फोन्स के डेटा को भी जांच रही है। तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी शिजान खान को 30 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी मिली है। वहीं पुलिस कस्टडी को बढ़ाने के लिए वाली पुलिस ने 8 अहम वजह बताई थी। इसकी वजह यह भी है कि शिजान से जब्त किए गए मोबाइल में तुनिशा और तुनिशा की मां के साथ साथ शिजान की मां के बीच हुई व्हाट्सएप चैट भी मिली है। ब्रेकअप से जुड़े विवाद की वजह भी पुलिस खंगालने में जुट गई है। अभी भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिन पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में इन्वेस्टिगेशन तो आगे बढ़ रही है, लेकिन उधर झारखंड की एक्ट्रेस रिया की मर्डर मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक रिया का कत्ल लुटेरों ने नहीं बल्कि उसी के पति ने किया है। झारखंड की एक्ट्रेस रिया उर्फ ईशा आलिया की मर्डर मिस्ट्री कभी ना सुलझती अगर एक्ट्रेस के परिवार वाले डायरेक्टर प्रकाश अलबेला और रिया के पति के खिलाफ शिकायत नहीं करते। शिकायत के बाद ही पुलिस ने रिया के पति प्रकाश को गिरफ्तार किया। प्रकाश पहले दिन से पुलिस को गुमराह कर रहा था, इस दावे के साथ कि कोलकाता में लूटपाट के दौरान लुटेरों ने एक्ट्रेस रिया को गोली मारी थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि जब ईशा आलिया सो रही थी उसी वक्त प्रकाश ने उसे गोली मार दी। हालांकि एक्ट्रेस का पति प्रकाश अब भी खुद को बेगुनाह बता रहा है। मारा है प्रकाश, बोलो बोलो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने वाइफ को कभी नहीं मार सकता सर। आपने नहीं मारा है। उधर एक्ट्रेस रिया मर्डर केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस के खुलासे के बाद फोरेंसिक टीम बागनन के उस मर्डर स्पॉट पर पहुंची जहां रिया की हत्या की गई। मर्डर स्पॉट से फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लगी है। जहां एक तरफ रिया मर्डर केस की फॉरेंसिक जांच आगे बढ़ती जा रही है, वहां पुलिस का ये भी दावा है कि प्रकाश ने रिया को सोते वक्त ही गोली मार दी थी। इस मर्डर केस में प्रकाश की पहली पत्नी का भी नाम अब सामने आ रहा है। पुलिस सोर्सेज ने यह भी खुलासा किया कि प्रकाश ने अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर ही एक्ट्रेस रिया के मर्डर की साजिश रची थी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ और भी चौंकाने वाली जानकारियां लगी है। दावा है कि प्रकाश और रिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे। प्रकाश ने रिश्ता तोड़ने के लिए मर्डर की पूरी साजिश रची थी। उसे लगा था कि घर में इस तरह की घटना होगी तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार कानून के हाथ प्रकाश तक पहुंच ही गए। और इन खबरों के बीच पठान फिल्म को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। पता चला है कि शाहरुख की नई फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी है। सीबीएफसी ने फिल्म के कुछ सीन्स को हटाने और कुछ में बदलाव करने का सुझाव दिया है। ये क्लियर नहीं है कि फिल्म में कौन से सीन में बदलाव होगा, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि फिल्म में दीपिका पादुकोण के बेशर्म रंग वाले गाने को लेकर बवाल हुआ था। इसमें भी भगवा कलर की बिकिनी को लेकर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था। एमपी के तो होम मिनिस्टर ने ही फिल्म के इस सीन पर आपत्ति जता दी थी। मध्य प्रदेश के कई हिंदूवादी संगठनों ने भी पठान फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। इस बीच पठान विवाद के बाद सेंसर बोर्ड ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एबीपी न्यूज को बताया कि सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए भेजे जाने के बाद उसकी एग्जामिनेशन कमेटी ने फिल्म पठान को गौर से देखा है
और मेकर्स को इसमें तमाम बदलाव करने के लिए अपने सुझाव भी दिए हैं। कमेटी ने फिल्म को बारीकी से देखा है और उसके बाद उसमें बदलाव करने की सलाह दी है। एबीपी न्यूज के साथ साझा किए गए अपने बयान में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा है कि मेकर्स को फिल्म के कुछ सीन्स के साथ साथ कुछ गानों में भी तब्दीलियां करने की सलाह दी गई है। फिल्म सर्टिफिकेट पाने के लिए उसका रिवाइज वर्जन भेजने के लिए भी कहा गया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चीफ प्रसून जोशी ने एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव तौर पर एक और बयान साझा किया है। प्रसून जोशी ने कहा, फिल्म मेकर्स को सीबीएफसी गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ बदलाव करने के लिए कह दिया गया है। जहां तक कॉस्ट्यूम कलर्स का सवाल है तो इसे लेकर कमेटी निष्पक्ष है। प्रावधान तो ये भी है कि फिल्म निर्माता अपनी इच्छा से फिल्म में बदलाव कर सकते हैं और फिर इसे हमारे पास सबमिट कर सकते हैं। वैसे बेशर्म रंग पर चाहे कितना ही बवाल क्यों ना हुआ हो, लेकिन इस गाने को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब पसंद किया गया। गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 15 दिनों में 14 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। पठान पर विवाद की आंच रिलीज के बाद थमने के आसार लग रहे हैं, लेकिन एक ऐसा हादसा है जिसकी आंच अभी तक सुलग रही है। यह हादसा हिंदुस्तान से करीब 2500 किलोमीटर दूर कंबोडिया में हुआ है। वहां एक होटल में भयंकर आग लगी जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। यह कंबोडिया के पोईपेट शहर के ग्रैंड डायमंड सिटी होटल के कसीनो में लगी है और देखते ही देखते बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा शोलों में घिर गया। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस दौरान बिल्डिंग से जलते हुए हिस्से नीचे गिरते रहे। बिल्डिंग में फंसे कई लोगों को जब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो जान बचाने के लिए 5वें फ्लोर की बालकनी से छलांग लगा दी। कंबोडिया के बंतिये मिंचे प्रांत में हुए इस भीषण हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। इनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बंतिये मिंटे प्रांत के पुलिस चीफ मेजर जनरल सीथी लोह के मुताबिक ग्रैंड डायमंड सिटी होटल के कसीनो में 50 लोग फंसे हुए थे। ये सभी थाईलैंड के नागरिक हैं, जिनमें से कुछ कसीनो में काम किया करते थे और कुछ कस्टमर्स थे। 400 कर्मचारियों वाले इस कसीनो में लगी आग पर काबू पाने के लिए कंबोडिया ने पड़ोसी थाईलैंड से मदद मांगी तो वहां से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेज दी गई। लेकिन बुधवार को लगी इस आग पर गुरुवार सुबह तक भी काबू नहीं पाया जा सका। फिलहाल इमरजेंसी वर्कर्स और फायर ब्रिगेड के मेंबर मिलकर पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं। और इस बीच सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े का एक वीडियो हर किसी के होश उड़ा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये लड़ाई आसमान में कई हजार फीट की ऊंचाई पर हुई। बैंकॉक से कोलकाता आने वाली फ्लाइट में पैसेंजर्स कैसे आपस में भिड़ गए, देखिए। जो भी ये वीडियो देख रहा है हैरान है। इस वीडियो पर हजारों कमेंट्स आ चुके हैं क्योंकि बस ट्रेन के बाद अब प्लेन में लाख घूंसे चले। दो भारतीय आपस में भिड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना मंगलवार की है। थाई स्माइल एयरवेज के विमान में दो शख्स बहस कर रहे थे। झगड़ा सीट को लेकर था या केबिन में सामान को लेकर, ये तो क्लियर नहीं है। इस बीच एयर होस्टेस माहौल को शांत करने की कोशिश करती हुई दिख रही है। पीछे और भी लोग आ जाते हैं। एक और एयर होस्टेस दौड़ कर आती है, दूसरी फोन लगाती है, लेकिन चंद सेकंड्स के बाद ये बहस मारपीट में तब्दील हो जाती है। जैकेट पहने शख्स के बाकी साथी वहां पहुंच जाते हैं। ब्लैक कलर की शर्ट पहने शख्स को पीटने लगते हैं। इस दौरान बहुत गाली गलौज भी होती है। उसी वक्त एयर होस्टेस इस लड़ाई झगड़े को बंद करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं। अकेले शख्स को लगातार घूंसे और थप्पड़ मारे जाते हैं। फ्लाइट में बैठे एक पैसेंजर ने प्लेन में मारपीट का ये वीडियो अपने मोबाइल में शूट कर लिया। इस दौरान कैबिन क्रू लगातार अनाउंसमेंट करता रहा, ऐसे ना करें, शांति से अपनी सीट पर बैठे रहे। लेकिन काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। 51 सेकंड का ये वीडियो अब हर जगह वायरल है। अब तक थाई स्माइल एयरवेज ने इस मुद्दे पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इंटरनेशनल फ्लाइट में इस तरीके से लड़ाई झगड़े इंडियंस को परेशान कर सकते हैं, लेकिन इंडियन वोटर्स को इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। अब आप कहीं भी हो, कहीं भी किसी भी राज्य में हो, अपने राज्य के चुनाव में वोट डाल पाएंगे। समझिए कैसे। इलेक्शन कमीशन ने देश के वोटर्स को बड़ी सौगात दी है। ऐसे लोग जो अपने शहर या सूबे से बाहर रहते हैं और चुनाव के दौरान मतदान नहीं कर पाते, ऐसे मतदाता अब रिमोट वोटिंग के जरिए ऑनलाइन वोटिंग कर पाएंगे।
चुनाव आयोग ने एक नए कदम और एक नई योजना पर विचार शुरू किया है। ये योजना है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस रिमोट वोटिंग सिस्टम का असल मकसद वोटिंग परसेंटेज में सुधार और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में है। 16 जनवरी को निर्वाचन आयोग प्रोटोटाइप RVM का डेमो सभी राजनीतिक दलों को लाइव देगा। फिलहाल केंद्रीय चुनाव आयोग की योजना यही है कि इस मामले में जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे विस्तार से चर्चा की जाए और अगर चर्चा करने के बाद एक आम सहमति बन जाती है तो इसको लागू किया जाए। देशों में ऐसे वोटर्स की तादाद बहुत है जो नौकरी पेशा हैं और रोजगार की तलाश में अपने राज्य से दूसरे राज्यों का रुख कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की ये पहल वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा करेगी। आम मतदाता जो देश के किसी भी हिस्से में है, किसी भी शहर में है, भले ही वो उसका गृह राज्य ना हो, भले ही उसका वो गृह जिला ना हो, अब कहा यह जा रहा है कि एक मतदाता को ये विकल्प दिया जाएगा कि वो दूसरे शहर में रहते हुए भी उस जगह पर मतदान कर सके। 2019 में हुए चुनाव में 67.4% वोटिंग हुई थी। वोटिंग में करीब 30 करोड़ मतदाताओं ने वोट नहीं डाले थे, जिस पर चुनाव आयोग ने चिंता जाहिर की थी। लेकिन अब रिमोट वोटिंग सिस्टम मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। और हमने देखा है पाकिस्तान की जितनी फजीहत होती है उसके जुल्म उतने ही POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बढ़ते चले जाते हैं। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने निकला है POK। अब ये खबर आपको देखनी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कैसे विद्रोह छिड़ा है, ये आप देखिए। जिस POK पर पाकिस्तान 75 साल से कुंडली मारकर बैठा है, उस POK में पाकिस्तान के खिलाफ नई क्रांति छिड़ चुकी है। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर स्कार्दू जैसे शहरों में आवाम सड़कों पर है। विद्रोह की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। हुक्मरानों ने पहले चीनी छीना गया, नमक छीना गया, सब चीजें छीनी गई। अब गिलगित बाल्टिस्तान के पास एक ही चीज है, वो है गंदुम। और हम गंदुम को हमारी गुर्बत की वजह से रियासत पाकिस्तान से नहीं मारा है, हमारी मुतनाज़िया हैसियत की वजह से हम गंदुम अपना हक मांग कर मार रहा है। हम गंदुम की भीख नहीं मारते। POK के कई शहरों की बत्ती गुल है। पाकिस्तान ने पहले तो POK की बत्ती गुल की, अब गेहूं जैसी जरूरी चीजों की खेप में भी कटौती कर दी है। POK के बाशिंदे पाकिस्तान के इन्हीं जुल्म सितम के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। हिंदुस्तान की मोदी सरकार का हवाला देकर पाकिस्तान को कैसे धिक्कारा जा रहा है, ये भी देखिए। गिलगित बाल्टिस्तान भी मुतनाज़ा है, करगिल, लद्दाख, तकसीर, नोबरा वो भी मुतनाज़ा है। हमारी सरपरस्ती पाकिस्तान कर रहा है, उन इलाकों की सरपरस्ती इंडिया कर रहा है। और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में उसके किए की सजा जो है मिल रही है किसको? POK में रहने वाले तमाम लोगों को। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर, आपको बता दें, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। 2021 में हुए सड़क हादसे को लेकर बेहद चौंकाने वाली जानकारी और फैक्ट्स सामने आई है। आपको ये खबर बहुत गौर से देखनी चाहिए। पता चला है कि जिन लोगों ने कार चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिन लोगों ने बाइक या स्कूटी चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहना था, उनमें से एक्सीडेंट का शिकार बने ज्यादातर लोग बच नहीं पाए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है कि 2021 में भारत में जो एक्सीडेंट्स हुए, उनमें हर 10 कार सवारों में कम से कम 8 ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। यह आंकड़ा करीब 83% है। इसी तरह पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले हर 3 दोपहिया सवारों में से 2 ने हेलमेट नहीं पहना था। मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि देश में पिछले साल कुल 4,12,432 सड़क हादसे हुए और इन सड़क हादसों में 1,53,972 लोगों की जान चली गई, जबकि 3,84,448 लोग घायल हो गए। सड़क एवं परिवहन विभाग की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में 2019 के मुकाबले सड़क हादसे के मामलों में 8% की कमी आई है। लेकिन जहां तक मृत्यु दर का सवाल है तो ये आंकड़ा बढ़ा है। 2019 के मुकाबले मृत्यु दर में 1.9% की बढ़ोतरी हुई है। WHO के मुताबिक सीट बेल्ट का इस्तेमाल गंभीर हादसों में चोट और मौत के खतरे को 50% से कम कर देता है। इसी तरह अगर आपने स्कूटी या बाइक पर ठीक से हेलमेट लगाया हुआ है तो 64% तक सीरियस इंजरी से बचा जा सकता है, जबकि दिमागी चोट के खतरे को भी 74% तक कम किया जा सकता है।
और एक और खबर आप तक पहुंचानी जरूरी है। देश के 42 लाख जैन समाज के लोगों से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। झारखंड से लेकर दिल्ली तक समेत शिखर को लेकर विवाद जारी है। जैन समाज की मांग है कि उनके तीर्थ स्थल समेत शिखर को टूरिस्ट स्पॉट की बजाय पर्यावरण रूप में संरक्षित किया जाए और तीर्थ स्थल के रूप में उसे मान्यता मिले, ना कि टूरिस्ट स्पॉट के रूप में। दिल्ली के ऋषभ विहार जैन मंदिर में जैन समाज का आमरण अनशन जारी है। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन आमरण अनशन पर बैठे हैं। वजह है जैन समाज के तीर्थराज समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का सरकारी फैसला। झारखंड सरकार के इस फैसले का विरोध जैन समाज कर रहा है। हमारे इस तीर्थराज को अपवित्र करने की साजिश है, उसको एक भाग घोषित कर पूरा पर्वत लूटने की साजिश है। वो कौन लोग हैं? अगर ये दोनों गजट केंद्र सरकार नहीं निकालती तो हम शायद नहीं लड़ते केंद्र सरकार से। जैन समाज की मांग है कि सरकार तीर्थराज समेत शिखर जी को सिर्फ तीर्थ स्थल घोषित करे, न कि टूरिस्ट स्पॉट, और उसे पर्यावरण के रूप में संरक्षण भी दे। जब तक सरकार लिखित में गारंटी नहीं देगी, आमरण अनशन जारी रहेगा। हमारा उस पर्वतराज पर अवैध रूप से पेड़ों का कटान किया जा रहा है, अवैध रूप से पत्थरों का खनन किया जा रहा है। महुआ के लिए प्रतिवर्ष मार्च में आग लगाई जाती है वहाँ। तो हमारी मांग ये है कि उस पहाड़ का पर्यावरण रूप से संरक्षण हो, पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित हो। आमरण अनशन पर बैठे जैन समाज ने सरकार के फैसले पर और भी कई सारे सवाल उठाए हैं। जैन समाज का दावा है कि तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाए जाने से वहां गैर धार्मिक चीजें हो सकती है। यही वजह है कि जैन समाज के कई लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो समेत शिखर जी को लेकर ये गुस्सा अभी फूटा है, क्योंकि वो तीर्थ स्थल की जगह पिकनिक स्पॉट जो है वो बनाने की बात झारखंड सरकार की तरफ से हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।